बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने HTML को के कुछ एडवांस HTML पढ़ा था और तकरीबन HTML के सारे टैग्स हमने जो मेन टैग्स थे वो कवर कर लिए थे। आज के क्लास में हम CSS को डिस्कस करेंगे और CSS मुखफ़फ़ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है, क्यों इसको कैस्केडिंग कहा है, स्टाइल शीट क्या होता है एंड सो ऑन। देखिए, हमने इंट्रो के क्लास में ये डिस्कस किया था कि वेब डेवलपमेंट में हमारे पास तीन किस्म के टेक्नोलॉजीज़ हैं, तीन किस्म के लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, एक HTML का स्ट्रक्चर बनाना है, एक उसको स्टाइल करना है और एक उसमें बिहेवियर डालना है। अब ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने एक लैंग्वेज था HTML, वो डिस्कस कर लिया। अब उसको स्टाइल कैसे करेंगे? हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल नहीं चाहते, तो उनको स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक और लैंग्वेज होती है जिसको स्टाइल लैंग्वेज कहते हैं। और जो स्टाइल शीट या स्टाइल लैंग्वेज वो वेब डॉक्यूमेंट्स को, वेबसाइट्स को, वेब एप्लीकेशंस को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है, उस लैंग्वेज को, उस स्टाइलिंग लैंग्वेज को कैस्केडिंग स्टाइल शीट या कैस्केडिंग स्टाइल लैंग्वेज कहते हैं, CSS। ठीक है, सो CSS एक ऐसी स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट्स को स्टाइल करते हैं, उनके डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को चेंज करते हैं। अच्छा, कैस्केडिंग इसको क्यों कहते हैं? ये इस वजह से, कैस्केडिंग अगर आप उसकी लुग़वी मानी देखें ना, तो मेरे ख्याल से बतदरीज है कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह की कुछ लुग़वी मानी इससे बनती है। वो क्यों? वो इसलिए कि हम आगे पढ़ेंगे कि एक ही एलिमेंट के लिए हम मल्टीपल स्टाइल्स लिख सकते हैं। और तो सबसे आखिर में ये देखिए, एक आबशार है ना, वो नीचे की तरफ बह रहा है, तो जो सबसे आखिर में बंदा खड़ा होगा उस पर मतलब कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा? जो सबसे आखिर में होगा। ठीक है, न टॉप वाला न बीच वाला, सबसे आखिर में जो स्टाइल डिफाइन होगा वही स्टाइल उस एलिमेंट पे अप्लाई होगा। मल्टीपल स्टाइल्स की बात कर रहा हूँ कि एक ही HTML एलिमेंट पे अगर आप मल्टीपल स्टाइलिंग कर लें। इसमें थ्योरी में इतना नहीं जाते, डायरेक्टली आते हैं उसकी तरफ। हमने ये समझ लिया कि स्टाइल शीट जो है, CSS जो है, वो HTML को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। तो CSS से हम कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, स्पेसिंग, मार्जिन्स, बहुत सारे जितने भी जो भी कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं वो आप CSS से कर सकते हैं। अच्छा, an HTML file links to a CSS file and when the web browser displays the page, it references the CSS file to determine how to display the content. अच्छा, पहले क्या होता था? बिफोर CSS ब्राउज़र्स यानी प्रोग्रामर्स वो स्टाइल्स नहीं लिखते थे किसी भी वेबसाइट के लिए। ब्राउज़र क्या करता था कि एक ही वेबसाइट है, आप उसको मुख्तलिफ ब्राउज़र्स में देख रहे हैं, उनका स्टाइल मुख्तलिफ हो रहा है, तो ब्राउज़र उन पे स्टाइल अप्लाई करता है। तो फिर बाद में हमने कहा कि यार ये क्या बात हुई, हम अपने तरीके से कुछ स्टाइल करना चाहते हैं जो कि हम अपने यूज़र को दिखाना चाहते हैं। सो फिर उसके लिए CSS, बहुत सारी लैंग्वेजेस निकल आई लेकिन उसमें से CSS स्टैंडर्ड चूज़ हुआ। अच्छा, जिस तरह हमारे पास उसका फ़ाइल होता है ना, HTML का फ़ाइल होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html होता है। तो इसी तरह से CSS का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन .css होता है। यहाँ पे आते हैं अपने फोल्डर को खोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप काम करें आप एक प्रॉपर फोल्डर बनाएं और उसमें प्रॉपर यानी क्लास के फोल्डर्स बनाएं और फिर उसके अंदर आप अपना काम करें। तो मैं ये क्लास वर्क का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको ब्लैक कलर में सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको वाइट कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? प्रेफरेंसेस में आएंगे, कलर थीम, और ये मैं लाइट प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब सही है। अच्छा, अब इस फोल्डर के अंदर जब आप किसी फोल्डर को खोल लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक्सप्लोरर खुल जाता है, इसके अंदर आप फाइल बना सकते हैं। जी, बेखकारी ने कहा नाइट लाइट लगाई है, सही है, ऐसा कर लूँगा। मैं ब्लैक कर लूँगा और नाइट लाइट हटा दूँगा।
डार्क प्लस, अच्छा नाइट लाइट अब कहाँ ढूंढेंगे? नोप, या अल्लाह खैर, डार्क मोड या नाइट लाइट, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो खुन दपारा गोरे का था कार दपारा गोरे ता सही उस वक्त वो गोरे ज़ब लग्जूम कमज़ा स्तासुदाबल। ऑलराइट, क्या करते हैं कि एक्सप्लोरर खुल जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है ना कि उसमें हम यहाँ पे ही फाइल्स और वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो एक फ़ाइल बनाते हैं और हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक ही HTML का फ़ाइल बनाते हैं तो उसको index.html का नाम देना चाहिए। जैसे ही HT लिखेंगे हमारे पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा और ये मेटा टैग्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि दीज आर फॉर कॉन्फ़िगरेशंस। आज कौन सा क्लास है? आज 5th क्लास है, तो मैं यहाँ इसको 5th क्लास का टाइटल वो दे दूँगा। अच्छा, मैं एक H1 को डिफ़ाइन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट्रोडक्शन टू CSS। ठीक है, अब CSS का कैसे इसको स्टाइल करेंगे तो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। CSS का सिंटैक्स क्या है कि हम सबसे पहले सेलेक्टर को चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे और प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम जो भी प्रॉपर्टी है उसका नेम और फिर उसकी वैल्यू। अच्छा, टाइप्स ऑफ CSS की तरफ आते हैं। इनलाइन CSS का क्या मतलब है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसका नाम है स्टाइल, और मैंने ये भी बताया था कि बाज़ एट्रीब्यूट्स आप हर एक एलिमेंट को दे सकते हैं और उसको हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और बाज़ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अभी हमने मल्टीपल पढ़ा, तो मल्टीपल हर जगह पे तो आप अगर देंगे तो काम तो नहीं करेगा, सिर्फ वो सेलेक्ट में काम करेगा, इनपुट टाइप फाइल में काम करेगा। इसी तरह href का जो एट्रीब्यूट है वो इसलिए ग्लोबल नहीं है कि वो सिर्फ उसमें काम करता है ए टैग में, एंकर टैग में, लेकिन स्टाइल जो है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट है, हर एक एलिमेंट को आप स्टाइल एट्रीब्यूट दे सकते हैं। और इसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे। तो CSS का कोड अभी हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे और फिर प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इसका लेट से कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर, फॉन्ट कलर भी अगर आप चेंज करते हैं ना तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कलर, नॉट फॉन्ट कलर। सो कलर और फिर कोलोन लगाएंगे और फिर मीडियम सी ग्रीन लेट से, और फिर सेमी कोलोन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर कोलोन, फिर उसकी वैल्यू, फिर सेमी कोलोन, अनदर प्रॉपर्टी कोलोन, फिर उसकी वैल्यू और फिर सेमी कोलोन। बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर में आ जाता हूँ और इस HTML फाइल को कैसे खोलेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंपल इट इज़। ठीक, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। सो इसको क्या कहते हैं? इसको इनलाइन CSS कहते हैं। मैं अगर इसका लेट से नीचे मेरे पास एक पैराग्राफ है और मैं उसमें लोरम इप्सम लिखता हूँ। अब ये देखिए वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, तो Alt Z से ये एक ही उस पे आ जाएगा। वीव में वर्ड रैप से भी हो सकता है, यप। अच्छा, तो मैं इसको भी स्टाइल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अच्छा स्टाइल में मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर को मैं लेट से ब्लू आई गेस कर लेता हूँ। नहीं, बहुत बदसूरत कलर है, ब्लैक भी नहीं करते, ग्रे करते हैं। ठीक है, पर्पल भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ठीक है, इतना मसला नहीं है। मैं इसको पर्पल कर देता हूँ और जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ। तो देखिए मल्टीपल आप दे सकते हैं। अब हम इसके डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड इनलाइन CSS। इसको क्या कहते हैं? इनलाइन CSS कहते हैं। आप CSS को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। दूसरा जो CSS लिखने का स्टाइल है वो है इंटरनल CSS। आप इन्हीं स्टाइल्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन आप हेड टैग में आएंगे और यहाँ पे एक नया टैग डिफ़ाइन करेंगे जिसका नाम है स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर
आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज़ आप उसको देना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ क्यों स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे, इसलिए कि हम उस एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली स्टाइल्स लिख रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम CSS को ये नहीं बताएंगे कि यार आपने किस चीज़ को चूज़ करना है और उस पर ये स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। तो हमने सबसे पहले सेलेक्टर को चूज़ करना है। तो किस पे हम मीडियम सी ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहते हैं? H1 पे। ठीक है, तो मैं H1 लिख लूँगा और करली ब्रेसेस और फिर प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, फिर कोलोन, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। यही सिंटैक्स यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मैं अगर उसका बैकग्राउंड कलर वो मैं ग्रे करना चाहता हूँ, सो आई कैन डू दैट, राइट। ये भी अप्लाई हो जाएगा और ये भी अप्लाई हो जाएगा, सब अप्लाई होते हैं। मेकिंग सेंस? तो आप CSS को स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और इसको हम इंटरनल CSS कहते हैं। ये बाद में डिस्कस करते हैं, इसके आगे वो है। तीसरा हमारे पास चॉइस ये है कि हम, अच्छा इनका फ़ायदा क्या है? अगर आप इनलाइन CSS लिखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट पे अप्लाई होगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे यानी ये चिंता करें कि मेरे पास कोई और H1 है और उस पे भी ये मीडियम सी ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये बस सिर्फ इस तक महदूद है। दूसरा H1 ले रहा, हाँ बिल्कुल, मैं वो लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 और ले लेता हूँ और इस H1 में लिख लेता हूँ क्या लिखें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो मैं अगर इसको सेव कर लूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए वो जो मीडियम सी ग्रीन कलर था वो सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ है, इस पे नहीं हुआ, क्योंकि इनलाइन CSS सिर्फ उस एलिमेंट तक महदूद होता है और जो इंटरनल CSS है वो मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है। तो अगर आप कोई स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए फिर ऐसा कर सकते हैं। मैं अगर इसको ब्लैक करूं फिर बहुत ही डार्क हो जाएगा, हाँ फिर एक दिखाई भी नहीं देगा। तो मैं RGB यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, RGBA यूज़ कर लेता हूँ। 000 ये क्या होता है? अगर आप रेड ग्रीन और ब्लू को अगर आप 0 करें तो ब्लैक बन जाएगा। और फिर मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ, नाइस, ठीक है। तो फिर ग्रे है, मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करना चाहता हूँ तो 0.7 कर लूँगा। ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लूँगा, अब ये थोड़ा सा अच्छा। ऑलराइट, सो यार इसकी बजाय एक बहुत ही अच्छा कलर है ऑरेंज, आई गेस मीडियम सी ग्रीन बहुत बुरा है। ये इसको मैं कर दूँगा, सही है। अच्छा, अब आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप अब देखिए ये जो अब अगर आप एक बड़ा वेबसाइट बनाएंगे तो उस बड़े वेबसाइट में सिर्फ एक ही HTML फाइल होगा नहीं, उसमें बहुत सारे HTML फाइल्स होंगे। तो उन सब में स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए क्या आप इसी स्टाइल टैग को सब में कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं, आप बाहर आए, एक CSS फाइल बनाए और CSS का अगर हम पहला फाइल बनाते हैं तो उसको ज़रूर हम style.css का नाम देते हैं। वो देखिए साथ में लोगो भी चेंज कर रहा है। CSS का वर्जन जो 3 हम पढ़ रहे हैं, पहला वर्जन निकला था, फिर दूसरा, फिर अब तीसरा है काफ़ी टाइम से। और HTML अगर आपसे कोई पूछे तो वो 5 वर्जन है, ये देखिए आपको इस लोगो में भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो इसके अंदर मैं H1 के स्टाइल्स कुछ डिफ़ाइन कर लेता हूँ और उसका जो कलर है वो कलर मैं क्या कर लेता हूँ, वो कलर मैं लेट से पिंक कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन H1 का कलर मैंने पिंक कर दिया, स्टिल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? हमने तो स्टाइल्स लिख लिए लेकिन हमने उनको किसी फाइल के साथ कनेक्ट नहीं किया, लिंक नहीं किया हमने। तो अब हम इसको लिंक करेंगे, उस पर वही नाजिल नहीं होगी कि ये style.css ये इसके साथ है। एक ही फोल्डर में होने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपने स्पेसिफिकली HTML को ये बताना होगा कि ये एक दूसरे के साथ लिंक है। कैसे बताएंगे? इसी हेड टैग के अंदर आप आ जाएं, यहाँ पे एक लिंक टैग है जिससे हम फाइल्स को, CSS फाइल्स को लिंक करते हैं। तो अब इसमें भी href का वो है, तो रिलेशन क्या है इसका? स्टाइल शीट है। ये जो फाइल हम कनेक्ट करें ये कौन सा फाइल है? स्टाइल शीट है। और इसका पाथ कहाँ पे पड़ा है? इसी फोल्डर के अंदर अगर पड़ा हो तो डायरेक्टली बस उसका नाम लिख ले,
ठीक है, अगर किसी स्टाइल फोल्डर के अंदर हो तो फिर style/style.css। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अभी जब मैं आऊँगा तो फिर भी काम नहीं करेगा इस पे, लेकिन नीचे वाले पे कर लेगा और बाद में इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन समझ आ गई आपको कि हम CSS को 3 तरीकों से लिख सकते हैं, इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का ये फ़ायदा है कि वो सिर्फ एक एलिमेंट तक महदूद होता है। इंटरनल का ये फ़ायदा होता है कि वो एक ही पेज तक महदूद होता है, और जो एक्सटर्नल CSS होता है वो आप मल्टीपल पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी की तरफ आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? प्रायोरिटी को अगर हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो इनलाइन CSS की है। किसकी है? इनलाइन CSS की। तो अगर आपने किसी एलिमेंट के साथ कोई प्रॉपर्टी लिखी है और आपने वो प्रॉपर्टी इंटरनल CSS में भी लिखी है, एक्सटर्नल में भी लिखी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? जो आपने इनलाइन लिखी होगी। इजी कौन सा वाला? इजी कौन सा वाला है? इजी तो सब है, ज़रूरत पर डिपेंड करता है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप ये कहें इजी ना कहें, आप ये कहें कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है, तो वो भी यूज़फुल सब हैं, क्योंकि निकले ही इस वजह से हैं कि मुख्तलिफ पर्पसेस को सर्व करते हैं। अच्छा, दूसरा ना इंटरनल CSS की वो है, फिर एक्सटर्नल, और आखिर में ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे H1 का कलर क्या डिफ़ाइन किया हुआ है? पर्पल। मैं यहाँ पे भी इसका कलर डिफ़ाइन कर लेता हूँ, लेट्स से ग्रीन। पहले H1 का कलर इनलाइन में कौन सा है? पर्पल है। इसी H1 का इनलाइन में कौन सा है? ग्रीन है। और इसी H1 का जो एक्सटर्नल CSS में कलर है वो क्या है? पिंक है। अब देखते हैं कौन सा अप्लाई होता है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तो ये जो पहला, ये देखिए, ये दूसरे वाले पे मैंने अप्लाई कर दिया। नहीं, ये पहले H1 को देखें, उस पे कौन सा कलर अप्लाई हुआ है? पर्पल। क्यों? इसलिए कि ये सबसे पहले इनलाइन की प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा फोकियत देता है। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं और फिर इसको रिफ्रेश करूं, तो आप मुझे ये बताएं, ये कौन बता देगा? आप बता दें कि इस H1 का कलर क्या होगा? ग्रीन होगा क्या पिंक होगा? ग्रीन होगा। क्यों? इंटरनल की फोकियत वो एक्सटर्नल पे ज़्यादा है। यप, यू आर राइट। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो फिर आखिर में एक्सटर्नल वो अप्लाई हो जाएगा, एक्सटर्नल CSS। सही है। लेकिन मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ, कंफ्यूज करता हूँ आपको। यार ये मैंने क्या कर लिया? अच्छा, अब ये देखें, मैं इसी स्टाइल को नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, कंसेप्ट के लिए एक और बात समझते हैं। अगर मैं इसी के अंदर दोबारा H1 को ले लूँ, मैं कर सकता हूँ, और अगर इसको मैं कोई कलर दे दूँ तो ऊपर वाला अप्लाई होगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। क्योंकि मैंने पहले क्या बताया डिफिनीशन में कि सबसे आखिर में जो स्टाइल आएगा ना वो वही अप्लाई होगा। तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, बहुत बुरा कलर है लेकिन चले, आप मेरे साथ बर्दाश्त करें, ठीक है। तो ग्रीन भी हट गया, पिंक सब चले गए हैं, क्या आ गया? रेड आ गया। तो अब मैं आपसे एक चीज़ मैं करता हूँ और फिर आपसे ही पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया है, मैं इस लिंक को एक्सटर्नल CSS का जो लिंक है, मैं यहाँ इसके नीचे करता हूँ और फिर देखते हैं, दरवेश से पूछता हूँ कि H1 का कलर इंटरनल में ग्रीन है और एक्सटर्नल में पिंक है, कौन सा कलर अप्लाई होगा? ग्रीन अप्लाई होगा। क्यों? आखिर में आया है। शाबाश 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 शाबाश, समझ आ गई? ये तब है जब आप लिंक को, एक्सटर्नल लिंक्स को ऊपर लिखते हैं और स्टाइल को सबसे आखिर में लिखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई ये सिर्फ उसी सूरत में ट्रू है, वरना अगर आप उनको नीचे लिख लेते हैं तो फिर एक्सटर्नल CSS को अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हम हमेशा इसको एक्सटर्नल CSS को लिंक करेंगे स्टाइल टैग से ऊपर। मुझे क्यों आज ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके सर से ऊपर से गुजर रही हैं? किसी को अगर कोई किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, महमूद, ऑल गुड? कोई क्वेश्चन? कोई? ऑलराइट, आगे जाते जी।
सर ये ब्राउज़र में कोई कंपाइलर लगा होता है जिसको रीड करता है कि लास्ट लाइन्स को फिर उठाता है उससे? यप एग्जैक्टली, एक रेंडरिंग इंजन होता है ना, ब्राउज़र कंपाइलर सॉफ्टवेयर। उसको नहीं कहते टेक्निकल टर्म्स में, उसको रेंडरिंग इंजन कहते हैं। रेंडरिंग इंजन क्या करता है कि वो सबसे पहले HTML को उठाता है और उस HTML को देखते हैं, अच्छा H1 है, P है, फला है, फला है, फला है, फिर CSS उठाता है, फिर कहता है कि अच्छा सबसे पहले किसको देखता है, एक्सटर्नल CSS को देखता है, यानी सीक्वेंस में आता है ना, ऊपर से नीचे आता है, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले इन CSS को पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर सबसे आखिर में कौन सा पढ़ेगा, इनलाइन पढ़ेगा, इसलिए इनलाइन की फोकियत सबसे ज़्यादा है। और इसलिए इस स्टाइल लैंग्वेज को कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, सबसे आखिर में जो स्टाइल आएगा उसकी फोकियत सबसे ज़्यादा होगी, तो वो ओवरराइड होते हैं। आपने वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा ना, आप अगर वे वार a इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं और फिर नीचे a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू, तो सबसे आखिर में अगर उसको प्रिंट करते हैं आप, तो कौन सी वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर लास्ट होगी, वैल्यू। सबसे लास्ट में जो होगी। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम ऊपर से नीचे कंप्यूटर रीड करता है, तो सबसे पहला जो स्टाइल मिलेगा वो कहेगा कि अच्छा H1 का ये स्टाइल है, उसका कलर पिंक है, फिर नीचे आएगा वो देखेगा कि अच्छा H1 का स्टाइल तो यहाँ पे ग्रीन है, अच्छा पिंक हटा दो, ग्रीन करो, फिर नीचे अगर कोई दूसरा है तो वो हटा दो, ये करो, तो इस तरह काम करता है। सही है। सो दिस वाज लिटिल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आते हैं, कुछ चीज़ों को इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। अच्छा, सो इंट्रोडक्शन टू CSS को मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ और इनलाइन से नहीं करते। अक्सर एक्सपर्ट डेवलपर्स ये कहते हैं कि आप इनलाइन CSS को कम से कम यूज़ करें, आप एक इंटरनल CSS को यूज़ करें या एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें, और मोस्ट प्रेफरेबली एक्सटर्नल CSS। लेकिन चले मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि हमारे पास CSS सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो। सबसे अच्छी बात यह है कि CSS वो अलहदा फाइल में हो। क्यों? CSS अलहदा होगा, HTML अलहदा होगा, सारा कोड वो अलहदा अलहदा पड़ा रहेगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा कौन सा नहीं। तो मैं ये सारे यहाँ से हटा देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और सारे के सारे स्टाइल्स मैं यहाँ पे लिख लूँगा। सही है। तो अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर लेट से क्या करें, कौन सा कलर अच्छा है, पर्पल। डॉजर ब्लू कर देते हैं, सही है। और नहीं सॉरी, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है और उसको वैल्यू देंगे। अच्छा, लास्ट टाइम पिछले क्लासेस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ HTML के डिफाइन कलर्स हैं, और अगर आप कस्टम कोई कलर देना चाहते हैं तो RGB या RGBA से दे सकते हैं। अच्छा, सेव करते हैं इसको, तो अब सिर्फ और सिर्फ H1 पे स्टाइल अप्लाई हुआ होगा। ठीक है। आपको पता है ये ऊपर के बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस आ रहे हैं, इनको नोट करें। आगे हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इनको नोट करें, ब्राउज़र ये खुद से ऐड करता है ये जो स्पेसेस हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है दो किस्म के फ़ॉन्ट होते हैं, एक वो फ़ॉन्ट होता है जिसके शूज़ होते हैं, जिस तरह अगर मैं इसको जूम करूँ ना, तो ये देखिए आपको शूज़ नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए इसको शूज़ कहते हैं। हर एक एंड पे वो एक लाइन सा लगा होता है, ठीक है। ऐसे फ़ॉन्ट्स को सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहते हैं, और ये अक्सर लोग प्रेफर नहीं करते। बाज़ ऐसे अच्छा, दूसरे कैटेगरी के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो उनमें ये शूज़ नहीं होते, तो उनको सैन सेरिफ कहते हैं। तो आप कैसे याद करें, जिसके शूज़ हैं वो सेरिफ है, जिसके शूज़ नहीं है तो नो शूज़ फ़ॉन्ट, तो सैन सेरिफ। ठीक है। ये कौन सा लैंग्वेज है सर? सेंस है? लैंग्वेज नहीं, ये इनके नाम है ये कौन सी फ़ॉन्ट्स की। लैंग्वेज में नाम है ना सर ये? अच्छा, शायद ग्रीक में हो, मैंने ये मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसमें। आप इंटरेस्टेड हैं देख लें, मुझे भी बताएं प्लीज़। ठीक है। तो मैं अगर फ़ॉन्ट के उसको चेंज करता हूं, तो फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सी फैमिली है, कौन सी प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट फैमिली। और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यहाँ पे डिफाइन है, कोरियर न्यू है, फ्रैंकलिन गिल्सेंस है, वर्दाना है, एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे वर्दाना कर देता हूँ। ठीक है। तो ये सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, थोड़ा सा इससे अच्छा है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे इसको गिलसेंस करूँ, अगर उसमें स्पेसेस हो ना तो फिर उसको कोट्स के अंदर लिखें, गिलसेंस।
वापस क्यों काम नहीं कर रहा है? इसलिए कि मैंने यहाँ पे इसके साथ फैमिली नहीं लिखी। सही है। तो आप उस फ़ॉन्ट का यहाँ पे अगर उसके बीच में स्पेस हो तो फिर सैंस सेरिफ या सेरिफ को भी आप डिफ़ाइन करेंगे और उसका नाम लिखेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली का नाम और उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो फैमिली है वो। सर इसमें मतलब सारे के सारे फ़ॉन्ट डिफाइन किए नहीं 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 नहीं, हम बाहर से लाएंगे और वो आगे हम डिस्कस करेंगे। गूगल से ला सकते हैं, कस्टम फ़ॉन्ट फेस से ला सकते हैं, सो ऑन। तो मुझे अच्छा कौन सा लगता है आपको पता है? मुझे गिलसेन सबसे अच्छा लगता है इसमें। मैं पैराग्राफ में भी अगर फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? पी टैग, और पी टैग के अंदर जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। और इसे भी मैं गिलसेंस, और ये कौन सी फैमिली है? सैंस सेरिफ। अच्छा, विजिबल भी है एंड सो ऑन। अगर हम कोई दूसरा पैराग्राफ लेंगे यहाँ पे तो ये सिर्फ ये नहीं करता कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई कर देता है। आप अगर पी लिख लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पी टैग्स होंगे उन सब पे यही स्टाइल्स अप्लाई होंगे। तो आप देखिए, मैंने एक और पी ले लिया है, उस पर भी वो फ़ॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो ओवरराइड हो गई है। अच्छा, लेट्स से आप इसको कलर करना चाहते हैं, अपना कस्टम कलर देना चाहते हैं, ठीक है। दरवेश बिल्कुल खुश नहीं है लेट्स से कि यार वो जो हम इसको अगर मार्क करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो महमूद उसके लिए कौन सा टैग है? अगर हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई नहीं बताएगा, राइट? मार्क टैग, शाबाश। मार्क टैग अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको इनक्लोज करेंगे मार्क टैग में, ठीक है। इस एडीपीसी से जो भी है, इसको अगर हम यहाँ पे इनक्लोज करेंगे तो ये मार्क हो जाएगा, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होगा? वो इस तरह का कुछ येलो टाइप। मैं नहीं, येलो होता है, यप। मैं नहीं चाहता कि इसका जो वो येलो हो, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस मार्क टैग को चूज़ करूं और इसका बैकग्राउंड कलर में क्या करूं? वो चेंज करूं। तो मार्क टैग यहाँ पे मार्क लिख लेंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे? मैं लेट से क्रिम्सन करना चाहता हूँ, क्योंकि रेड की तरह का कुछ कलर है, तो मैं कह सकता हूँ, सही है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं मीडियम सी ग्रीन कर लेता हूँ। समझ आ रही है? सो ये चेंज हो गया। तो जो भी आप करना चाहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। दो पैराग्राफ, और अगर हम हर एक के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ऐसे करें, एक पैराग्राफ बनाएं, ये जो काम मैंने किया यही आप भी करें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस से करें, राइट? पहले सब यूज़ करें, इंटरनल भी करें, इनलाइन भी करें, और फिर एक्सटर्नल फाइनल कर दे बस। ऑलराइट, सो वी वर स्टडीइंग द CSS स्टाइल्स। अब सवाल ये है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इनलाइन CSS लिखना नहीं चाहता, अगर मैं इनलाइन CSS लिखना नहीं चाहता और मैं सिर्फ इस P को अलहदा से स्टाइल करना चाहता हूँ और इस P को अलहदा से स्टाइल करना चाहता हूँ, या इस H1 को अलहदा से स्टाइल देना चाहता हूँ और इस H1 को अलहदा से देना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? तो एक ऑप्शन तो वो है ना कि मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ करूँ, लेकिन मैं तो नहीं यूज़ करना चाहता। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं ID या क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, और ID और क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। हर एक HTML एलिमेंट को आप ID या क्लास वाला एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे क्लास एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ फर्स्ट हेडिंग। क्या लिखता हूँ? फर्स्ट हेडिंग। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं अपना नाम भी इसको दे सकता हूँ, और इसको सेव करता हूँ। अगर इस क्लास के बेस पे मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं, अच्छा, अगर हम सिर्फ सीधा सीधा डायरेक्ट नाम लिख लेना तो इसका मतलब ये होता है, इसको सेलेक्टर कहते हैं।
सेलेक्टर से CSS क्या करता है कि एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। आप अगर सिर्फ H1 या P या मार्क लिख ले तो CSS पूरे सारे H1 को सेलेक्ट करेगा, सारे P को सेलेक्ट करेगा, सारे मार्क टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा। हम तो ऐसे नहीं चाहते, हम इस क्लास के बेस पे इस H1 एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम कैसे CSS को ये बताएंगे कि जिस एलिमेंट का क्लास फर्स्ट हेडिंग हो सिर्फ आपने वो एलिमेंट चूज करना है। तो हमने डॉट लगाना है नाम से पहले। अगर हम सिर्फ नाम यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग लगा लेना इस ऐसे, तो CSS ये समझेगा कि ये किसी टैग का नाम है। ये तो टैग का नाम नहीं है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो CSS को ये कैसे बताएंगे कि आपने क्लास के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू हो उस वैल्यू पे आप एलिमेंट को सेलेक्ट करो। तो हमने यहाँ पे डॉट लगाना होगा, डॉट फर्स्ट हेडिंग। तो अब CSS ये समझेगा कि अच्छा ये किसी हेडिंग का नाम नहीं है बल्कि ये किसी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है, और जिस एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू फर्स्ट हेडिंग हो तो उसको मैंने ये स्टाइल देने होंगे। और वो स्टाइल्स क्या है, ऊपर H1 पे सब H1 पे कौन से स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, बैकग्राउंड कलर उन पे डॉजर ब्लू अप्लाई हो रहा है, फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो रही है। तो मैं उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो डॉजर ब्लू से मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लू वायलेट में, आई गेस ब्लू वायलेट, ठीक है, इसमें चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट H1 जो है उसके स्टाइल्स चेंज हो गई। क्यों? इसलिए कि अब जो CSS ने ये स्टाइल्स बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट अप्लाई किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स पे अप्लाई किया है जिनके क्लास एट्रीब्यूट में फर्स्ट हेडिंग की वैल्यू थी। और किसके क्लास एट्रीब्यूट में फर्स्ट हेडिंग की वैल्यू थी? सिर्फ इस फर्स्ट H1 के उसमें। अगर हम इस दूसरे H1 पे भी इस स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको भी फर्स्ट हेडिंग का क्लास वो दे सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग का क्लास दे सकते हैं। ये देखिए, समझ का नमझ। अच्छा मैं हटा देता हूं क्योंकि फर्स्ट हेडिंग सिर्फ वो। अच्छा, अब आपने देख लिया कि क्लास एट्रीब्यूट से हम मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस फर्स्ट हेडिंग की बजाय मैं ऐसा क्लास दे देता हूं जो कि नाम से भी जाहिर हो कि यार क्या हो रहा है, BG कस्टम, यानी कस्टम बैकग्राउंड में देना चाहता हूं। और सिर्फ ये नहीं है कि सेम टाइप्स को आप एक ही क्लास देंगे, आप मुख्तलिफ टाइप के HTML एलिमेंट्स को भी एक क्लास दे सकते हैं। यही BG कस्टम का क्लास में यहाँ इस P को भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए कि यहाँ हमने स्टाइल किस लिए डिफाइन किए हैं, किस पे डिफाइन किए, फर्स्ट हेडिंग पे। तो हम इसको BG कस्टम कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, फर्स्ट जो हेडिंग है और लास्ट जो पैराग्राफ है उनके बैकग्राउंड कलर्स चेंज हो गए हैं। तो क्लास यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट्स वी कैन ऑल्सो स्टाइल एलिमेंट्स। अब दूसरा एट्रीब्यूट जो है हमारे पास वो है ID के बेस पे भी हम किसी एलिमेंट को CSS में सेलेक्ट करके उसको डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं। मैं अगर इस P पे कोई और स्टाइल करना चाहता हूं तो मैं इसको ID भी दे सकता हूं, और ID में मैं इसको लेट से दे देता हूं फर्स्ट P, ठीक है, फर्स्ट P। अब ID से कैसे सेलेक्ट करेंगे? हमने तो ये पढ़ा कि डॉट से क्लास को वो सेलेक्ट करता है। अब ID अगर हम बताएंगे CSS को कि ये एक ID का नाम है तो हम यहाँ पे हैश लगाएंगे, एम्परसेंड साइन या हैश, सॉरी नॉट एम्परसेंड साइन बल्कि हैश। अच्छा, एम्परसेंड मेरे ख्याल से एंड को कहते हैं आई गेस। अच्छा, तो ये हैश है और वहाँ पे उस ID की वैल्यू क्या थी, उस ID एट्रीब्यूट में हमने क्या वैल्यू दी थी, फर्स्ट P। अब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट P ढूंढेगा IDs में, ID एट्रीब्यूट में फर्स्ट P ढूंढेगा, और जिस HTML एलिमेंट के ID एट्रीब्यूट में इसे फर्स्ट P मिले उस पे ये स्टाइल्स अप्लाई कर देगा। तो मैं लेट से कह देता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर वो एक्वा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्वा होना चाहिए फर्स्ट P का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर, सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो गया। ID और क्लास में क्या फ़र्क है? दोनों तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे। ID और क्लास में ये फ़र्क है कि ID क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, एक क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, एक ही ID आप डिफरेंट एलिमेंट्स को नहीं दे सकते। फर्स्ट P में किसी दूसरे P को नहीं दे सकता। अगर मैं इसको ID दूंगा ना,
आईडी फर्स्ट पी में दूंगा तो इस पे भी स्टाइल अप्लाई होगा। लेकिन क्यों? हमने तो अभी डिफाइन किया कि फर्स्ट पी, अच्छा जब आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम आईडी दे दें सीएसएस आपको कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन फिर आपको मसले वो जावास्क्रिप्ट में आएंगे। और ये एक कन्वेंशन भी है, हम आईडी इसलिए यूज करते हैं कि हम आईडी को यूनिक कंसिडर करते हैं। आईडी किस लिए होती है? यूनिक आइडेंटिफायर को आईडी कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर कि जिससे एक चीज आइडेंटिफाई हो। सो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप कभी भी एक आईडी दो डिफरेंट एलिमेंट्स को ना दें। So by definition, class attributes, same class can be given to multiple HTML elements, but ID is given to only a single HTML element. Make sense? All right. समझ आ गई? कोई confusion नहीं? अच्छा, आपको पता है हम एक ही एलिमेंट को हम एक ही HTML एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं। अब देखिए बीजी कस्टम क्या कर रहा है। बीजी कस्टम सिर्फ बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है। लेट से मैं कलर कस्टम एक क्लास डिफाइन कर लेता हूं। मैं यहां पे कह देता हूं कि यार जिसका भी कलर कस्टम, या कलर नहीं बल्कि टेक्स्ट कस्टम जिसका भी क्लास होना, उसका जो बैकग्राउंड, उसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो क्या होना चाहिए? लेट से वो डार्क ब्लू आई गेस कर देते हैं, या डार्क ब्लू कर देते हैं। बहुत बुरा दिखाई देगा मेरे ख्याल से, लेकिन चले। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें ना, ये स्टाइल्स है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पी का जो ये जो हेडिंग है इसका फ़ॉन्ट कलर वो ब्लू हो जाए, तो एक क्लास तो मैंने इसको ऑलरेडी दिया है बीजी कस्टम, मैं इसको दूसरा क्लास भी दे सकता हूँ। और क्या करना है कि सिर्फ बस स्पेस लगाना है। और वो दूसरा क्लास कौन सा था? टेक्स्ट कस्टम। तो टेक्स्ट कस्टम को मैं सेव करके जैसे ही इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा डार्क ब्लू में। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि हम ऐसे कलर्स दें। मैं टेक्स्ट कस्टम को पर्पल कर दूंगा। एक कलर, बैकग्राउंड कलर अगर लाइट हो तो वो डार्क होना चाहिए। ये भी अच्छा नहीं है, ऑरेंज कर लेते हैं। सही है? अच्छा, समझ आ गई? आईडी को भी दे सकते। अच्छा, एक आईडी में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। क्लास में मल्टीपल क्लासेस आ सकते हैं, एक एलिमेंट को आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को आप मल्टीपल आईडीज नहीं दे सकते। दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए आपको। ये आप कर सकते हैं, अभी मैं लिख लूंगा, एक 2-3 आईडीज दे दूंगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। अभी जो फर्स्ट वीक जावास्क्रिप्ट की वजह से और भी मसले आते हैं, क्योंकि हम बाय डेफिनेशन जिस चीज़ को बाय डेफिनेशन जिस तरह डिफाइन करते हैं ना, फिर हम उसको उस तरह यूज़ भी करना चाहते हैं, तो वो उस तरह फिर बिहेव नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि यार ये कैसी वो है, कैसा एट्रीब्यूट है। हम तो कहते हैं कि आईडी तो यूनिक होनी चाहिए और ये तो मल्टीपल चीज़ों पे है, इस वजह से। आईडी जो फर्स्ट भी है, आईडी है, इसका टेक्स्ट कलर किस तरह चेंज करें? इसका टेक्स्ट कलर किस तरह चेंज करें? आप अब फर्स्ट पी आईडी किसी दूसरे एलिमेंट की हो सकती है। मेरा सवाल आपसे ये हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। बस ऐसा बता दे, नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पी के अंदर जाएं और उसमें कलर चेंज करें, नो वरीज। या आप अगर इसके क्लास को, अगर आप यही टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं तो फिर इसको क्लास भी दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप बस आईडी दे दें तो क्लास नहीं देंगे, अगर क्लास दे तो फिर आईडी नहीं देंगे, ऐसी बात भी नहीं है, आप दे सकते हैं। मैं अगर इसको टेक्स्ट कस्टम कर दूं ना, ये देखिए, ये भी चेंज हो जाएगा। सही है? तो हमारे पास CSS में एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट सेलेक्टर्स हैं। एक को हम एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर आप कैसे लिखेंगे? जस्ट नाम लिखेंगे किसी भी HTML एलिमेंट का, तो वो उससे क्या करेगा कि वो HTML एलिमेंट जहां भी होगा उस पर वो स्टाइल अप्लाई कर ले। फिर हमारे पास क्लास सेलेक्टर आता है कि क्लास पे बेस पे हम किसी एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं, और फिर आईडी भी आती है। कुछ स्टाइल्स हैं हमारे पास। हम टेक्स्ट कलर को कलर प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट को कैसे चेंज करेंगे? मैं अगर यहाँ इस पी में ना
मैं इस पी में कुछ और भी लिख लेता हूँ ताकि टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाए। एक और भी कुछ लॉरम एप्सम, ठीक है। अगर मैं इसको देख लूँ ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लेफ़्ट अलाइन है। देखिए सारे एक ही लाइंस, एक लाइन अगर यहाँ आप लेफ़्ट पे खींचे ना एक वर्टिकल लाइन तो सब उसके साथ अलाइन है, लेकिन राइट पे नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या होते हैं, लेफ़्ट अलाइन होते हैं। अब बैकग्राउंड कलर से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि पी और हेडिंग क्यों वो ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखिए पूरा का पूरा वो स्पेस कवर कर रहे हैं, ये देखिए पूरा लाइन वो कवर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मार्क टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ इसी जगह के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है, लेकिन आपने H1 का चेंज किया तो पूरा का पूरा लाइन उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, क्योंकि वो पूरा ऑक्युपाई करता है। बाय डिफॉल्ट वो 100% विड्थ को ऑक्युपाई करता है। अगर आप इसके फर्स्ट पी के टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पी में आए, फर्स्ट पी कहाँ है, ये आप यहाँ पे लिखे टेक्स्ट अलाइन, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो अगर आप लेफ्ट लिख लें ना लिखें, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो फिर इसको वैल्यू सेंटर दे दें, तो ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। बीच में एक लाइन लगाई, उसके साथ ये अलाइन है, राइट और लेफ्ट पे अलाइन नहीं है। अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हैं तो फिर आप राइट लिख लें, ये देखिए राइट अलाइन वो हो गए हैं, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ अलाइन करना चाहें, आप कहते हैं कि यार राइट भी अलाइन होना चाहिए लेफ्ट भी, तो फिर आप जस्टिफाई दे दें। टेक्स्ट अलाइन को कौन सी वैल्यू दे दें, जस्टिफाई वैल्यू दे दें। इसको रिफ्रेश करें तो दोनों तरफ ये अलाइन हो गए, जस्टिफाई हो गए। समझ आ गई? अच्छा, अब टेक्स्ट डेकोरेशन की तरफ आते हैं। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट टेक्स पढ़े थे। अगर आप उन टेक से नहीं करना चाहते आप CSS से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अहमद कौन सा टैग है, यू, शाबाश, यू टैग है। कोई और टैग बता सकता है कोई के दूसरा टैग का नाम? नहीं, अंडरलाइन करने के लिए नहीं, एक दूसरा टैग भी था, प्री, नहीं प्री भी नहीं, मैं भी भूल गया हूँ। एक है, बस मैं यू से इसको याद रखता हूँ, वो क्या है यार, जो HRO पास वाला है। नहीं वो कोई और था। लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, अंडरलाइन की बात कर रहे हैं। एक टेक्स्ट है, मना क्या है, आई फॉरगॉट। अच्छा, तो उस अंडरलाइन को ना, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करूं, एक तरीका तो ये है कि मैं टैग को यूज करूं, यू टैग को यूज करूं। आप CSS से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पी में आए और यहां पे लिख लें टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप डिलीट वाले स्टाइल्स भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये डिलीट जैसा दिखाई दे तो आप इसको लाइन थ्रू कर दें, ये देखिए सारे डेकोरेशंस आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके और भी वैल्यूज हैं, डेश्ड नहीं है, लाइन थ्रू है, नन है। नन बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन होता है, ठीक है। अच्छा, सो ये 2-3 वैल्यूज हैं इसकी, अंडरलाइन, लाइन थ्रू और नन। सो हम नन करना चाहते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने वो कर लिया। अच्छा, इसको सेव करते हैं और नीचे एक बटन लेते हैं, सॉरी लिंक लेते हैं, ठीक है। और लिंक लेट्स से https://qla.com.pk, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये क्वांटम की वेबसाइट पे मेक सेंस। अगर मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ यूनिकली तो आईडी दूंगा, और मैं इसको आईडी दे देता हूँ लेट्स से QLA लिंक, ठीक है। और मैं इसको कैसे स्टाइल करूंगा, यहाँ पे हैश QLA लिंक, और फिर इसके अंदर स्टाइल्स लिख लूँगा। बिफोर राइटिंग द स्टाइल्स, अगर इस लिंक को हम देख लें तो इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है बिल्कुल हमें लेट से अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो इस अंडरलाइन को कैसे चेंज करेंगे? हाँ, अंडरलाइन को मैं चाहता हूं कि अगर ये अंडरलाइन गायब हो जाए,
शाबाश। तो मैं इस लिंक को सिलेक्ट कर दूंगा और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या कर दूंगा, वो नन कर दूंगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट इसका क्या है, ए का अंडरलाइन है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, तो मैंने नन कर दिया तो वो लाइन इससे हट जाएगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज अगर ज़्यादा करना चाहता हूं तो फ़ॉन्ट साइज में इंक्रीज कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट आई गेस 16 पिक्सल्स होता है, तो मैं इसको 20 पिक्सल्स कर सकता हूं। मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूं विदाउट यूजिंग। अब देखिए मैं CSS HTML के टैग्स यूज़ नहीं कर रहा। कैसे बोल्ड करूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा फ़ॉन्ट वेट और मैं इसको बोल्ड या बोल्डर और भी बोल्ड कर सकता हूँ। कलर चेंज करना चाहता हूँ, क्या करूँगा सफ़ी? मैं इस टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको क्या प्रॉपर्टी दूंगा, बैकग्राउंड कलर या फ़ॉन्ट कलर? फ़ॉन्ट कलर, श्योर, जस्ट कलर, ठीक है। जस्ट कलर लेट से मैं इसको पर्पल करना चाहता हूँ, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस, राइट। और देखिए वो जो माउस का पॉइंटर है उसको आप देख लें, वो भी उस तरह हो रहा है। ये इट इज़ जस्ट अ लिंक, ये देखिए वहाँ पे जा रहा है, सही है। मैं अगर इसको नेक्स्ट पेज पे शो करना चाहता हूँ, इस लिंक को मैं नेक्स्ट पेज पे ओपन करना चाहता हूँ, तो टारगेट क्या दूंगा, ब्लैंक। एक और बात मैं एक टैग बताना भूल गया था आपको, उसका नाम है HR, और ये भी एक एम्प्टी टैग है जो कि लाइन खींचता है, बस इसका यही काम है, सही है। इसको भी हम स्टाइल कर सकते हैं। मैं अगर इसको स्टाइल करना चाहता हूँ, ID दे दूंगा और इस ID को मैं HR, फर्स्ट HR। कैसे स्टाइल करेंगे, सॉरी, अच्छा, सो फर्स्ट उसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट HR को, और फिर उसका जो कलर है वो क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे। लेट से वो ऑरेंज करते हैं ताकि विजिबल हो ना। आई गेस ये बॉर्डर कलर है, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट बेयर इट विद मी। रट्टा लगा है, सही है। क्यों बॉर्डर कलर से चेंज हो रहा है, सिर्फ कलर से क्यों नहीं चेंज हो रहा? आई गेस अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर करूं फिर क्या होगा, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड से हो जाएगा, बैकग्राउंड से हो गया है, सही है। सो अगर हम किसी HR का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो किससे करेंगे, बैकग्राउंड कलर से, नॉट कलर, नॉट बैकग्राउंड कलर, सही है। अच्छा, सो अगर हम किसी को बोल्ड करना चाहते हैं तो फॉन्ट वेट, अगर किसी फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर, अगर साइज को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वो होता है 16 पिक्सल। आप ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। अच्छा, आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। लेट से आपने टेक्स्ट लिखा है और आप सब टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये सेकंड पैराग्राफ जो है, मैं चाहता हूं कि इस सेकंड पैराग्राफ के सारे टेक्स्ट वो क्या हो, वो अपर केस हो जाए। तो मैं ID उसको दे दूंगा और ID लेट से सेकंड P, और यहाँ पे सेकंड P को सेलेक्ट कर दूंगा, और फिर उसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कर दूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है उसको हम 3 प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस और नन, 4। बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है। आप अगर कैपिटलाइज करें तो उससे क्या होता है कि उससे जो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। ये देखिए मैंने ऐसे नहीं लिखा, ये देखिए मैंने ऐसे नहीं लिखा, सब वो है, सिर्फ L का जो लॉरम का जो L है वो कैपिटल है, बाकी सब वो है, लेकिन ये CSS ने ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको सबको, इन सब लेटर्स को, ईच एंड एवरी करेक्टर को कैपिटल करना चाहता हूं तो फिर यहाँ पे मैं अपर केस यूज़ करूँगा, तो सब कैपिटलाइज हो जाएंगे ऐसे, सही है। मुझे ये नहीं पसंद, लोअर केस भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपर केस का वो लिखा है और आप उस सबको लोअर केस करना चाहते हैं तो आप लोअर केस दे दें। मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, अच्छा दिख रहा है। रिफ्रेश कर दिया, सो दैट इज अप्लाइड, राइट। सो दिस इज द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप टेक्स्ट स्पेसिंग को चेंज करना चाहते हैं, लाइन के हाइट को, या लेटर के बीच में जो स्पेस है, वर्ड के बीच में जो स्पेस है, उन सबको भी आप कर सकते हैं। गौर से देखें वहाँ पे, ये देखिए
इस ऑप्टियो और इस एसोमेंडा के बीच में जो फासला है इसको कहते हैं वर्ड स्पेसिंग, दो वर्ड्स के दरमियान फासला। इस एक वर्ड के अंदर इन कैरेक्टर्स के बीच में जो फासला है इसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग, और बाय डिफॉल्ट ये 1 पिक्सल होता है। और जो लाइन के बीच में फासला है इसको लाइन हाइट कहते हैं। तो अगर मैं इसके, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट है, इसके कलर को फर्स्ट चेंज कर लेते हैं। लेट से कलर को मैं वाइट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। सही है। अगर मैं इनके कैरेक्टर्स के बीच में फासला ज्यादा करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? टेक्स्ट क्या था? लेटर स्पेसिंग। शाबाश, लेटर स्पेसिंग। और मैं इसको 2 पिक्सल्स कर देता हूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल होता है, मैं उसको डबल करना चाहता हूं। तो ये देखिए, सही है। मैं वर्ड स्पेसिंग को भी ज़्यादा करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास वर्ड स्पेसिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 to 5 पिक्सल्स उसकी वो होगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सो वर्ड स्पेसिंग को मैं क्या कर लेता हूं? वर्ड स्पेसिंग को लेट से मैं 5 पिक्सल्स कर लेता हूं। देखते हैं कि इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, क्या होता है। इंक्रीज हो गया है, सही है। इसी तरह आप लाइन हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट 1 होता है, ठीक है। लाइन हाइट आप इसको 1.5 भी कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस तरह, सही है। तो टेक्स्ट के ईच एंड एवरी चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट स्टाइल है। आप किसी इसी को मैं वो इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? फ़ॉन्ट स्टाइल और क्या, इटैलिक, नॉर्मल और इटैलिक कर दें। ये देखिए, सही है। अच्छा, लास्ट वो पढ़ते हैं हाईलाइट कैसे करेंगे किसी टेक्स्ट को। अभी आपने पढ़ा बैकग्राउंड कलर से कर सकते हैं। फॉन्ट वेट भी हमने डिस्कस किया और फॉन्ट साइज भी। इंशाल्लाह फिर कल से गूगल फॉन्ट्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे जाते हैं इंशाल्लाह। अभी आप ये करें कि पूरे के पूरे टेक्स्ट स्टाइल्स और फॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई करें यूजिंग एक्सटर्नल CSS, ठीक है। एक लाइन ले, उसका भी कलर चेंज करें। एक लिंक ले, उसको कस्टमाइज़ करे, उसका जो अंडरलाइन है वो हटा दे। तो ये सब स्टाइलिंग कर ले प्लीज़। मैं चेक करूँगा, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।